छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास ना कोई सहारा था, ना ही उसके पिताजी की कोई जमीन थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था जो गांव में बाढ़ आने के कारण बह गई। गांव का जमींदार धनीराम बहुत दयालु था। उसने सुरेश पर तरस खाकर उसे अपने पास काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सुरेश बड़ा हो चुका था और आज भी वही जमींदार के यहाँ काम कर रहा था। जमींदार भी उस पर भरोसा करता था। सुरेश बेटा, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा कान संभाल लेगी, घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। और मेरी भी उम्र हो चली है, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो सुरेश, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। आपको जो ठीक लगे वही करिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए माँ बाप से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लोगे वही उचित होगा। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वो जिम्मेदारी मेरी है। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। धनीराम का एक बेटा भी था, राकेश, जो ये सब बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, अरे पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है सुरेश की शादी का खर्चा उठाने की? ये आप मत भूलिए कि वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है, ऐसा तो वो सर पे चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे, कल वो कोई और मांग करेगा। बचपन से आज तक वो हमारे पैसों पे पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? ज़बान संभाल के बात करो रुकेश, वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। ये मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। और तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे। मैं आपका बेटा हूँ, वो फटीचर सुरेश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छी तरह से पता है
कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन। तब सुरेश ने मेरी दिन रात सेवा की। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। और यहाँ आकर अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टूना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चुकी है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सारे पैसे लौटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह ऊपर वाला मुझे सुरेश जैसा बेटा देता। राकेश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इस फटीचर सुरेश का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर मैं दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े समय बाद धनीराम सुरेश की शादी करवा देता है। सुरेश की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही करता था। खाना बनाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी माँ बाप से कम नहीं है। ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनीराम चाचा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश धनीराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। राकेश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, दिया नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूँगा।
आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हो? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए पैसे मांगते तो मैं दे भी देता, लेकिन अब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुआ और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए पैसे नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए आपके पास बहुत पैसे थे। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बहुत लाड और प्यार से तुम्हें पाला पोसा है। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। राकेश गुस्से में चला जाता है। सुरेश धनी राम को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बेटा, राकेश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वो बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वो समझ जाएंगे। वो दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं सुरेश बेटा, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राकेश बहुत गुस्से में होता है और वो सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सीमा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे देर हो रही है। खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सीमा सुरेश को खाना देती है। सुरेश खाना खाकर खेत में काम करने चला जाता है। अगले दिन तिजोरी में से पैसे चोरी हो जाते हैं। धनीराम अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी राकेश वहां आता है और कहता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? छोटे मालिक, मालिक की तिजोरी से पैसे चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये बात है। चोर और कौन होगा? जरूर सुरेश ने ही पैसे निकाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? मुझे सुरेश पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वो आपके भरोसे के लायक नहीं। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना?
कभी कभी तिजोरी की चाबी भी दे देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। तभी सुरेश वहाँ आ जाता है। क्या बात हो गई है मालिक, कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहा है क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने, ऊपर से हिम्मत दिखा रहे हो। देखो पिताजी, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं, राम राम राम, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोले मत बनो, चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मार के यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीतते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश, मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसानों का यही सिला दिया। सुरेश को ये सुनकर बहुत दुख होता है, वो रोने लगता है। बस राकेश, बस, अब बहुत हो गया तुम्हारा। कब से तुम सुरेश को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब और एक शब्द भी नहीं। मैं सुरेश के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे सुरेश पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। सुरेश ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। सुरेश भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वो तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। देखिए पिताजी, आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। यह सुरेश एक नंबर का धोखेबाज है, चोर है। इसने ही चोरी की है। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। आप सच्चाई देख ही नहीं पा रहे हो। मैं तो कहता हूँ इसके घर की तलाशी लीजिए, जरूर पैसे वहाँ छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका राकेश, ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सुरेश पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो ताकि उसे मुझसे दूर कर दो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं बल्कि तुमने की है, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देने से इनकार किया था। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने ही बेटे पर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं? नहीं है, मैं सबके सामने कहता हूँ, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बोलो। मेरे कमरे के बाद आपको सुरेश के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर राकेश के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहाँ से पैसे नहीं मिले। देखा आपने, आप सबको नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा हूँ पैसे सुरेश ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। छोटे मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुरेश के घर की भी तलाशी लेते हैं। फिर सुरेश के घर की तलाशी ली जाती है और सुरेश के पलंग के नीचे से पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए मालिक, पैसे सुरेश के पलंग के नीचे रखे थे। ये देखकर सुरेश को बहुत बड़ा धक्का लगता है।
देखा पिताजी, मैं आपको कब से कह रहा था पैसे सुरेश ने ही चुराए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। अब पता चला अपनी कौन है और पराए कौन। धनी राम को भी ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर में पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज, आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वो तुम पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है, तुमने उनका दिल दुखाया है। सबूत सबके सामने है, चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, मैं तो कहता हूँ इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए माँ बाप समान हो। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करानी। चलो यहाँ से। ऐसे मत जाइए मालिक, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो ऊपर वाला मुझसे रूठ जाएगा। मालिक, मुझसे बात कीजिए। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एक एहसान कर दिया है, नहीं तो आज तुम जेल में होते। सुरेश धनीराम को मनाने की बहुत कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। धनीराम वहाँ से चला जाता है। सीमा, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने माँ बाप, सम्मान, मालिक का दिल दुखा दिया। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो अंदर से पूरा टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? ये जरूर किसी की साजिश है आपको फंसाने के लिए। वो तो नहीं जानता सीमा। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि धनीराम चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वो बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है सीमा। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने पैसे मिले हैं और ये साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूँ। अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर ही धनीराम चाचा से बात कीजिए। सुरेश सीमा की बात मान लेता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुरेश ने धनीराम के घर से पैसे चुराए हैं। गांव वाले सुरेश को देखकर बातें करने लगते हैं। सुरेश को ये सुनकर बहुत दुख होता है।
वो धनीराम की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उनके घर के बाहर खड़ा रहता है। उस दिन के बाद धनीराम ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बच गया है। आप अपने मालिक के भरोसे और कब तक बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता वो अब आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो घर का गुजारा कैसे होगा? हमें तो भूखे रहने की नौबत तक आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, ना ठीक से खाते हो और ना सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूँ, शायद किसी के पास कुछ काम मिल जाए। फिर सुरेश गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से काम के लिए पूछता है। राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर है ना जिसने धनीराम के यहाँ से चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल को मेरी दुकान से भी चोरी कर ले। निकल जा यहाँ से। सुरेश को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सुरेश प्रताप सिंह सेठ के पास काम के लिए जाता है। राम राम सेठ जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है। मुझे 3 या 4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। तभी सेठ की पत्नी वहाँ आ जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? भलाई का समाना नहीं रहा। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को ये आपका घर ही खाली कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं। धनीराम भैया की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा किया, काम पर रखा, बचपन से पाला, शादी भी करवाई, लेकिन फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भगवान, नहीं रखूंगा इसे। सुरेश, तुम जाओ भाई। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाके काम ढूंढ लो। सुरेश निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उधर उसकी पत्नी सीमा को भी गांव की औरतें ताने मारती हैं। अरे देखो देखो, ये तो वही सुरेश की पत्नी है ना। मैंने तो सुना है कि पति पत्नी की मिली भगत थी। दोनों ने मिलकर धनीराम जैसे अच्छे आदमी को फंसाया, पर सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती। इनके घर से ही पैसे मिले हैं। सीमा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो चुपचाप घर चली जाती है। क्या हुआ जी, आप तो काम देखने गए थे ना, मिला कोई काम? नहीं सीमा, देखने तो गया था पर काम नहीं मिला। कल फिर जाके देखता हूँ। तुम तो सब्जी लेने गई थी, सब्जी तो दिख ही नहीं रही। हाँ जी, वो सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। दाम सुन के ही वापिस आ गई।
सोचा दाल चावल ही बना लेती हूँ। वैसे भी ज्यादा पैसे तो बचे नहीं हैं। दोनों चुप हो जाते हैं, अपने अपने तानों को एक दूसरे से छुपाने लगते हैं। फिर एक दिन एक आदमी सुरेश के घर आता है। अरे सुरेश, सेठ प्रताप सिंह ने तुम्हें आज ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। सुरेश और सीमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में? ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सीमा, मुझे काम मिल गया है। पर खाना तो खा कर जाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। सब बाद में। सीमा, दोपहर में वक्त मिला तो खाना खाने आ जाऊंगा। अभी काम पर जाना जरूरी है, बहुत मुश्किल से काम मिला है। सुरेश निकल पड़ता है, दिन भर मेहनत करता है और काम के बाद सेठ प्रताप उसे दिन की पूरी मजदूरी दे देता है। ये लो भाई सुरेश, तुम्हारी आज की मजदूरी, कल से वक्त पर आना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता मेरे घर के हालात कितने खराब थे। अगर आज आप काम नहीं देते तो मुझे भूखा रहना पड़ता। फिर सेठ प्रताप धनीराम से मिलने जाता है। धनीराम, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। जिसे तुमने बोला था उसे काम पर रख लिया और पैसे भी दे दिए। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा तभी मेरी पत्नी भी मानी, नहीं तो उसे मनाना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर एक दिन राकेश किसी आदमी से बात कर रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है, और सेठ के यहाँ सुरेश को काम मिल गया। एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और सुरेश के घर रख दिए थे, वैसे ही अब सिटियानी का हार चुरा लो और जाके सुरेश के घर छुपा दो। मैं भी देखता हूँ सेठ उसे काम पर कैसे रखता है। ये सब बातें धनीराम सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो गुस्से में जाकर बोलता है, तो ये बात है, तुम इतने गिर जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बेचारे सुरेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने अपने घर में चोरी की और इल्जाम बेचारे सुरेश पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसने क्या क्या नहीं झेला। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने सुरेश को कैसे फंसाया। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। राकेश कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चुपचाप खड़ा देखता रहता है। अगले दिन धनीराम सबके सामने अपने बेटे की सच्चाई बता देता है। सुरेश के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए धनीराम अपनी 10 एकड़ जमीन सुरेश के नाम कर देता है, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। राकेश का नौकर भी डर के मारे सच बोल देता है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। राकेश और उसका नौकर दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।